दिल्ली से सटा हुआ नोएडा में रहने वाला एक परिवार, जिसमें परिवार का मुखिया शरफुद्दीन, उसकी पत्नी शहनाज और इनके 2 बेटे थे। लेकिन ये जो परिवार था, ये पिछले 2 सालों से नोएडा के अंदर रह रहा था। लेकिन ये परिवार रहने वाला था बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ का। इस बार शरफुद्दीन और उसकी पत्नी ने फैसला किया था कि इस बार की जो ईद है, ये हम अपने पैतृक गाँव में मनाएंगे। इसलिए 2 मई साल 2022 के दिन ये जो परिवार होता है, ये फुलवारी शरीफ के लिए निकल जाता है बिहार पटना में। उसके बाद में ये परिवार पहुंचता है, घर की साफ़ सफाई करते हैं और थक हार कर ये जो परिवार था, शाम को खाना खाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह को इस परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था, जब वो उठता है तो देखता क्या है कि उसके जो पिता शरफुद्दीन है, ये बाहर जो लॉबी का एरिया रहता है, जो रेस्ट रूम रहता है, वहीं पर सोए हुए थे सोफे के ऊपर। अचानक से जब उस लड़के की नज़र अपने पिता के ऊपर पड़ती है तो वो देखकर एकदम से चीखने लग जाता है। दरअसल उसके पिता शरफुद्दीन की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके जिस्म से खून बह रहा था, सिर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में शरफुद्दीन की हत्या कर दी थी। अब जैसे ही ये चीखने की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को पहुंचती है, घर में जो शरफुद्दीन की पत्नी शहनाज थी, उसके कानों में पहुंचती है, दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है। अब इस पूरे परिवार के अंदर जो अभी ईद की खुशियों का समय था, एकदम से मातम में बदल जाता है। पूरे परिवार के अंदर चीख और पुकार मच जाती है। देखते ही देखते आस पड़ोस के एरिया के जितने भी लोग थे, सब उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, घर के अंदर का जो दृश्य था, ये हर किसी को विचलित कर रहा था। घर का मुखिया शरफुद्दीन, जो कि पेशे से एक इंजीनियर है, उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। लिहाजा वहीं से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस पहुंचती है, इस पूरे घटनाक्रम की बहुत ही बारीकी से जांच करती है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो आप लोग को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। इस केस के ट्विस्ट एंड टर्न्स को दोस्तों जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। अब इस घर में पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पहले फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को फॉरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेती है, ताकि घटनास्थल से कोई ऐसा सबूत हो जो कातिल के खिलाफ हो, वो हमें मिल सके। एंड उसके बाद में पुलिस वाले जब घर वालों से पूछताछ करते हैं तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो बताता है कि सुबह सुबह मैंने अपने पिता की डेड बॉडी को देखा था, लेकिन उनके आसपास कुछ और पड़ा हुआ नहीं था। एक प्रेशर कुकर था जो कि खून से सना हुआ था, उसको फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में शरफुद्दीन की पत्नी शहनाज से पूछताछ की जाती है तो शहनाज ज़ारो कतार रो रही थी। बोली, कल रात की बात है, मैं और मेरे पति कमरे के अंदर सोए हुए थे और उसके बाद में अचानक से 2 लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मैं और मेरे पति उन दोनों लोगों का विरोध करते हैं। उसके बाद में जो मेरे पति थे, उनके ऊपर वो लोग हमला कर देते हैं और मुझे कुछ ऐसा नशीला पदार्थ सुंघाते हैं कि उसके बाद में मैं बेहोश हो जाती हूँ। और सुबह को जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे पता चलता है कि मेरे पति की किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं की है, उन्हीं दोनों आदमियों ने की है जो इस घर के अंदर कल रात घुस आए थे। अब जैसे ही ये बयान पत्नी शहनाज के पुलिस वाले लिखते हैं तो उसके बाद में पुलिस वालों को ये लगता है कि ये मामला जो है, ये मामला लूटपाट का है। और शहनाज ये भी बताती है कि उसके गले में एक सोने की चैन थी, जिसको वो जो लुटेरे थे वो छीन कर ले गए थे और उसी चैन को छीनने का विरोध उसके पति शरफुद्दीन कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें पुलिस नोट कर लेती है। उसके बाद में इस घर को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करती है। घर को पुलिस इसलिए चेक करती है ताकि इस घर में ये पता चल सके कि चोर किस रास्ते से आ सकता है और किस रास्ते से भाग सकता है। तो इस घर के अंदर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे चोर आसानी से इस घर के अंदर आ सके। ना तो कोई फोर्सफुल एंट्री थी और ना तो इस घर के अंदर कोई ऐसा दरवाज़ा था जिससे चोर कूद कर इस घर में आ सके। जब पुलिस को इस पूरे घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर से ज़रूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा पुलिस वाले अब शक की निगाह इस महिला के ऊपर दौड़ाते हैं, शहनाज के ऊपर, और शहनाज का मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद में इस पूरे मोबाइल को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करते हैं। दोस्तों, पुलिस को इस पूरे मोबाइल के अंदर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता है जिससे कम से कम पुलिस को ये लग सके कि शहनाज की इस पूरे मामले में कोई लेना देना है। लिहाजा यहाँ पर भी पुलिस को जब कुछ मिलता नहीं है, पुलिस के पास में ऐसा कोई सबूत भी नहीं था कि इस घर के अंदर कोई व्यक्ति घुसा हो या फिर कोई बड़ी लूटपाट हुई हो। एक महज चैन चोरी का मामला है और इस मामले में कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता।
लिहाजा पुलिस अब अंदर ही अंदर इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश करती है। पुलिस को ये पता चलता है कि जो शरफुद्दीन है ये 2 साल पहले ही सऊदी अरब से लौटा है और पिछले कई सालों से ही सऊदी अरब में रह रहा था। वहाँ पर इसकी अच्छी जॉब थी, अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके बाद में इसने अचानक से उस नौकरी को छोड़ दिया और नोएडा में आके शिफ्ट हो गया। अब नोएडा में आके शिफ्ट हुआ, सऊदी की अच्छी नौकरी छोड़ दी, तो आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या रहा? जब इस रीज़न के पीछे पुलिस जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर पुलिस को एक अजब ही सच्चाई निकल के आती है। पुलिस को एक ऐसी चीज़ पता चलती है कि जिससे इस पूरे केस का रुख ही बदल जाता है। दरअसल पुलिस ने जब इस पूरे केस के अंदर छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि जो शहनाज है, जब ये अपनी स्कूलिंग के समय में थी तब कक्षा 5 की बात है कि शहनाज की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है कमाल। जो कमाल था, कक्षा 5 में ही शहनाज के साथ में इसकी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और कक्षा 5 का ये प्यार इतना ज़्यादा फेमस होता है कि देखते ही देखते पूरे स्कूल के अंदर इस बात की खबर लग जाती है। प्रिंसिपल को भी पता चलता है। वो शहनाज और कमाल के परिवार वालों को बुलाता है और इन दोनों को वार्निंग देता है। प्रिंसिपल कहता है कि ये देखो तुम्हारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं और आइंदा से अगर ये इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो फिर इनके लिए अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, लेकिन शहनाज और कमाल की जो मोहब्बत थी ये वक्त के साथ कम होने की बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की मोहब्बत को शादी में बदलने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो कमाल था, इसका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा वीक था और दूसरी तरफ जो शहनाज थी, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। यानी दोनों परिवार की जो फाइनेंशियल हालत थी ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बन रही थी इन दोनों की रिलेशनशिप में आने के लिए। लिहाजा उसके बाद में शहनाज के परिवार वाले शहनाज के लिए लड़का देखने लगते हैं, क्योंकि शहनाज के परिवार वाले जैसे बैकग्राउंड से आते थे वैसे ही बैकग्राउंड का वो लड़का चाहते थे। लिहाजा जब वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश करते हैं तो आखिरकार शरफुद्दीन के तौर पर उन्हें एक बेहतरीन रिश्ता मिल जाता है। शरफुद्दीन जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था, पेशे से इंजीनियर था और सऊदी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। इस वजह से जो शहनाज के घर वाले होते हैं वो इस शरफुद्दीन के साथ में उसका रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद में शरफुद्दीन और शहनाज की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ महीने बाद में शरफुद्दीन जो था वो वापस से सऊदी लौट जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी जो पत्नी थी ये अपने पुराने प्रेमी कमाल से लगातार मिल रही थी और लगातार जब शरफुद्दीन अपनी पत्नी को मोबाइल नंबर पर उसके फ़ोन लगाता तो फ़ोन लगातार बिजी हो जाता है या फिर कुछ और वजह। इस वजह से शरफुद्दीन को भी ये पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी कर क्या रही है और इस वजह से उसकी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। दोस्तों, परिवार में कलह की वजह से, परिवार में इन सारी चीज़ों की वजह से शरफुद्दीन इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा वो हिल चुका था कि शरफुद्दीन फैसला करता है कि अगर वो सऊदी रहेगा तो उसका जो पूरा परिवार है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज के इस दौर में पति पत्नी एक दूसरे को अगर समय देंगे तो शायद ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए शरफुद्दीन सऊदी की जॉब छोड़ देता है और उसके बाद में नोएडा में आकर एक नौकरी पकड़ लेता है। नोएडा में आकर नौकरी पकड़ता है और कुछ महीने वहाँ पर काम करता है। उसके बाद में अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को वहाँ पर बुला लेता है। अब शरफुद्दीन अपनी पत्नी शहनाज के साथ में नोएडा में ही शिफ्ट हो चुका था और शहनाज के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था शरफुद्दीन ने कि वो वापस कभी भी पटना नहीं जाएगी, क्योंकि पटना के अंदर ही उसका प्रेमी कमाल रहा करता था। लिहाजा शहनाज भी अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन यहाँ पर शरफुद्दीन ने शहनाज को एक आईफोन गिफ्ट किया हुआ था और शहनाज का वो आईफोन अक्सर शरफुद्दीन चेक किया करता था, लेकिन उस मोबाइल के अंदर शरफुद्दीन को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था जो संदिग्ध हो। इसलिए शरफुद्दीन भी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था। उसको लग रहा था कि समय के साथ उसकी जो पत्नी शहनाज है ये अपने प्रेमी कमाल से दूर हो चुकी है। इसी वजह से उसका फ़ोन चेक करता है तो कुछ मिलता नहीं है। लिहाजा जब 2 साल उसे वहाँ पर रहते हुए हो जाते हैं नोएडा में और 2 साल में शरफुद्दीन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी जो पत्नी है अपने पुरानी प्रेमी के चंगुल से निकल चुकी है, तो शरफुद्दीन फैसला करता है कि वो वापस फुलवारी शरीफ अपने घर जाकर ईद मनाएगा। लेकिन दोस्तों, शरफुद्दीन को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी अभी भी अपने प्रेमी कमाल के टच में है। दरअसल कमाल ने शहनाज को एक दूसरा मोबाइल गिफ्ट कर रखा था जो कि शरफुद्दीन की निगाहों से ओझल था। शरफुद्दीन को उस मोबाइल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए जो शहनाज थी दूसरे मोबाइल से ही अपने प्रेमी कमाल से बात किया करती थी। इसलिए आईफोन में कोई भी ऐसी डिटेल्स शरफुद्दीन को मिलती नहीं थी जिससे शरफुद्दीन को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो सके। और जब पुलिस ने भी शहनाज का मोबाइल चेक किया था तो वहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला था। इसलिए शहनाज जो थी बिल्कुल सेफ जोन में थी। उसके बाद में 2 तारीख को 2 मई साल 2022 को शरफुद्दीन अपनी पत्नी शहनाज और अपने 2 बेटों के साथ में बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में आ जाता है। उसके बाद में शाम के समय ये अपने बच्चों को शॉपिंग वगैरह कराने के लिए जाता है मार्केट से। उसके बाद में घर आते हैं, लेकिन घर आने से पहले शहनाज ने अपने उस सेकंड मोबाइल से अपने प्रेमी कमाल को कॉल कर दिया था और उसे अपने घर के कमरे में छुपा दिया था, क्योंकि आज शहनाज की और कमाल की पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट होने वाली थी। और दोस्तों, जैसे ही शरफुद्दीन आता है, शाम का ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद में शहनाज जो थी वो शरफुद्दीन से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर इस लड़ाई झगड़े की वजह ये होती है क्योंकि शहनाज का ये ऑलरेडी प्लान था
वो चाह रही थी कि वो शरफुद्दीन के साथ में झगड़ा करे, क्योंकि ऐसा अगर झगड़ा होगा तो शरफुद्दीन बाहर सो जाएगा और शहनाज अंदर सो जाएगी। और यही हुआ। जब शहनाज और शरफुद्दीन का झगड़ा हुआ तो शहनाज कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज सोऊंगी ही नहीं। उसके बाद में वो कमरे में जाके सो जाती है। शरफुद्दीन जो था वो बाहर ही सोफे पे सो जाता है। जैसे ही रात के 3 से 4 बजे के आसपास का समय होता है, शहनाज जो थी अपने प्रेमी कमाल को कमरे से बाहर निकालती है। उसके बाद में उसे एक प्रेशर कुकर देती है और कहती है कि आज काम तमाम कर दो। उसके बाद में जो कमाल था शरफुद्दीन के सर पर कुकर से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वार करता है, जिसकी वजह से उसके सर का चूरा बन जाता है। और दोस्तों उसके बाद में जो शहनाज थी ये नाटक करके पड़ जाती है, गले में खरोच लगा लेती है एक चैन खींचने की। और उसके बाद में इस पूरे केस का जब दोस्तों पुलिस जो है वो खुलासा करती है तो यकीनन दोस्तों लोग हैरान होते हैं। शहनाज को आखिरकार क्या चाहिए था? उसका पति अच्छा कमाता था, 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी कक्षा 5 के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों आप लोग ऐसी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी जो आपके सजेशन हो वो आप लोग कमेंट्स करके बताएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।